नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आपका जो 10th का चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 6 लेके आया हूं बच्चों। तो अच्छे से देखिएगा, अपने प्रश्नावली 2.2 के 2 प्रश्न बाकी है, पहले अपन उन्हें हल करते हैं। तो देखें प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके सामने है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ में, देखिएगा क्या है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ में मैदान का एक चक्र पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगता है बच्चों। रमन को कितने लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी वर्ताकार पथ के मैदान में एक चक्र पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं बच्चों। ठीक है ना। दोनों को ये समय जो लगता है वो दिया हुआ है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं बच्चों, एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब ऐसी स्थिति हो बच्चों, इसमें क्या बोला है, माना कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना आरंभ करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको बच्चों ध्यान रखना है, लसप ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? लसप। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका हो गया, हल देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि वर्ताकार मैदान के एक चक्र पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। तो रमन को एक चक्र, कितना चक्र बच्चों? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, कितना समय लगता है बच्चों? 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। और इसी वर्ताकार पथ में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। अनुप्रिया किसे? अनुप्रिया को एक चक्र पूरा करने में लगा समय कितना है बच्चों? 12 मिनट। अब मैं एक शानदार चीज़ पहले आपको समझाता हूँ क्यों यहाँ पर लसप होगा। यहाँ पर जैसे ये एक वर्ताकार पथ है, यहाँ से किसने दौड़ना शुरू किया? अनुप्रिया, रमन ने दौड़ना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तब उसको कितने मिनट लगे बच्चों? 18 मिनट। यानी 18 मिनट में उसने एक चक्र पूरा किया और अनुप्रिया ने वही चक्र 12 मिनट में पूरा कर लिया। अनुप्रिया दौड़ी, यहाँ पहुँची केवल 12 मिनट में। तो अब आपको पता है ये दोनों मिले तो नहीं है ना। मिले क्यों नहीं? क्योंकि ये 12 मिनट में कौन? अनुप्रिया पूरा करती है। कौन? अनुप्रिया। और ये 18 मिनट कौन लेता है? रमन। तो रमन पीछे रह जाएगा ना। 12 मिनट में एक तो चक्र पूरा 12 मिनट में हुआ, एक 18 मिनट में हुआ। तो अब आप बताइए कि पहले कौन? पहले तो अनुप्रिया तेज दौड़ रही है, रमन पीछे रह रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों मिलेंगे। कब आएगी? कि अगर रमन 2 चक्र काटेगा तो 18 और 18 कितना हो गया? 36। और अनुप्रिया 3 चक्र, 36। तो दोनों इस स्थिति में मिलेंगे। इसका मतलब आपने जब इसको देखा तो आपको पता चला कि यहाँ पर 18 मिनट और 12 मिनट से तो बड़ा रिजल्ट आएगा। बड़ा रिजल्ट जो होता है उस समय हमेशा क्या निकालते हैं? LCM। क्या निकालते हैं? लसप। अगर इन दोनों से छोटा रिजल्ट आता तो अपन मसप निकालते हैं। याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अतः 18 व 12 का अपन को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों? लसप ज्ञात करते हैं। और लसप ज्ञात करने की शानदार विधि क्या है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करेंगे? 18 व 12 का लसप ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्ञात करने पर तो कैसे करूँगा? सीधी सी बात है कि आपको 18, देखो यहाँ पे पहले 18 लिखा और इधर क्या लिखा बच्चों मैंने? 12। 2 के पहाड़े से ये 9 बार कटेगा, 3 के पहाड़े से ये 3 बार, फिर ये 1 बार, 2 के पहाड़े से ये 6 बार, फिर ये 3 बार, 3 और 1। अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपका क्या है? अभाज्य टुकड़े कर दिए अपन ने। अभाज्य टुकड़े करने के बाद 18 बराबर 2 × 3 × 3 क्या आएगा बच्चों? 2 की घात 1, 3 की घात 2।
12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 1। लेकिन अभी लसपा अपन के पास नहीं आया है और लसपा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी घात कॉमन होना जरूरी नहीं है, आपको अच्छे से याद होगा। तो लसपा बराबर 2 की घात सबसे बड़ी 2, 3 की घात सबसे बड़ी 2, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9 और 9 चौक 36। तो बच्चों वही आंसर आ रहा है कि 18 और 12 मिनट जब ये अपनी एक चक्र पूरा करने में लगाते हैं तो 36 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, सॉरी 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक दूसरे से पुनः क्या होंगे, मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अच्छे से आपको इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिखना है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर पाओ। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो अपने प्रश्नावली 2.2 का अंतिम प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं और आपके सामने है आपका प्रश्न। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जा सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ जो पहले समझा रहा हूँ वो देखिएगा, आपको जब संख्याएं दी हो, संख्याएं दी गई हो और इनसे बड़ा मान आपको मिले, इनसे क्या मिले, बड़ा मान मिले बच्चों, तो इनसे बड़ा ज्ञात करना हो, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, संख्याओं से बड़ा, इनसे किनसे, संख्याओं से, इनसे बड़ा मान अगर आप चाहते हो तो आपको एलसीएम लिखना, एलसीएम यानी लसपा ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। और अगर यही चीज़ चेंज कर दूं, संख्या दी गई हो, संख्या क्या हो, दी गई हो और आपको इनसे छोटा मान चाहिए, इनसे क्या चाहिए बच्चों, किनसे, संख्याओं से क्या चाहिए, छोटा मान। जब छोटा मान चाहिए होता है तो उस कंडीशन में HCF आता है बच्चों, क्या आता है, HCF। और यहाँ पर बड़ा मान और बराबर भी हो सकता है, बराबर किसके, बड़ी संख्या के, किसके, बड़ी संख्या के। और यहाँ छोटा मान और छोटी संख्या के बराबर भी हो सकता है, क्या, मसपा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ। आपको प्रत्येक कमरे में संख्याओं में बराबर मात्रा में लोगों को बिठाना है और आपके पास इस संख्या में प्रतिभागी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इससे कम ही बिठाना पड़ेगा और कम बिठाना है इनसे, इसका तात्पर्य HCF से है। तो देखिए हल कर रहा हूँ। प्रश्न में बोला है एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः। तो प्रश्न अनुसार हिंदी प्रतियोगिता के अभ्यर्थी कितने हैं बच्चों, 60, कितने हैं, 60। फिर है अंग्रेजी, फिर है बच्चों अंग्रेजी प्रतियोगिता के अभ्यर्थी कितने हैं बच्चों, वो है 84, कितने हैं, 84, 84। ऐसे कैसे आपको गणित प्रतियोगिता के भी अभ्यर्थी मिल जाएंगे। प्रश्न में बोला है गणित प्रतियोगिता के अभ्यर्थी, यानी इनकी बात करूं बच्चों तो वो है टोटल 108। आपको अभी मैंने समझाया, आपको बोला प्रत्येक कमरे में बराबर अभ्यर्थी बिठाने, प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी, यहाँ पे अभ्यर्थी की जगह आप सब जगह प्रतिभागी कर दीजिए क्योंकि प्रश्न में प्रतिभागी दे रखा है। अच्छे से देखिएगा, प्रतिभागी, यहाँ पे भी प्रतिभागी। अपन को सब जगह बराबर मात्रा में प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में क्या बिठाने हैं, प्रतिभागियों को बिठाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिठाना है। अतः 60, 84 व 108 का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, मसप। क्या लेना पड़ेगा, मसप। तो मसप कैसे निकालूंगा,
पहले अपन इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 60, 84 और 108। 2 के पहाड़े से ये 30 बार, 2 के पहाड़े से ये 15 बार, 3 के पहाड़े से 5 बार और 5 के पहाड़े से 1 बार। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार? 42 बार। 2 के पहाड़े से 21 बार, 3 के पहाड़े से 7 और 7 के पहाड़े से 1 बार। 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 के पहाड़े से ये 54, 2 के पहाड़े से ये 27 और ये 3 के पहाड़े से 9 और 3 के पहाड़े से 3 बार और फिर 1 बार। ये कहानी है किसकी? मसप ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है वो देखिए। 60 के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। क्लियर है? ऐसे कैसे 84 की बात करूं तो क्या आ रहा है बच्चों? 84 के अंदर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। ऐसे कैसे 108 की भी बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छे से देखिए 2 2 बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 2 2 बार और 3 3 बार। अब अपन को यहाँ पे मसप ज्ञात करना है और मसप आपको पता है क्या होता है? जो चीज़ इन तीनों में होगी वही अपना मसप होगा और न्यूनतम घात ली जाएगी। कम से कम घात लेनी है। 2 की घात कम से कम 2 है, 2 है, 2 है, यानी तीनों में मौजूद है। ये बाहर लिख लीजिए। 3 की घात कम से कम 1, 3 की घात कम से कम 1, 3 की घात बड़ी है लेकिन कम से कम चाहिए तो ये तीनों में है और ये 1। तो 2 की घात 2 4 होती है, 3 की घात 1 3 होती है। टोटल कितना होगा? 12। 12 क्या आ गया? अपना मसप। लेकिन प्रश्न में ये बोला है कि एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो कुछ नहीं करना है, टोटल प्रतिभागियों को जोड़िए और उसमें एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों का भाग लगा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिएगा, इधर कर रहा हूं मैं आपके। क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है आवश्यक कमरों की संख्या। किसकी? आवश्यक कमरों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। और वो देखें कैसे ज्ञात करूंगा। कुल प्रतिभागी बट्टा कुल प्रतिभागी बट्टा एक कमरे में बैठने वाले, एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागी, एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागी। और कुल प्रतिभागी कैसे निकालूंगा? कुल आपके पास 60, 84 और 108 है तो 60 प्लस 84 प्लस 108 बट्टा, और एक कमरे में कितने? जो मसप आया वही अपना एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागी हो गए। तो यहाँ पे देखिए 100, 180 और 192, 192 और ये कितना हो गया? 60, 252 बट्टे में है 12, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। टोटल कितने कमरे होंगे विद्यार्थियों? 121 कमरे, 21 कमरे होंगे जहां पर इन सारे अभ्यर्थियों को बिठाया जा सकता है, प्रतिभागियों को बिठाया जा सकता है। और प्रत्येक कमरे में कितने होंगे? 12 अभ्यर्थी, 12 प्रतिभागी होंगे। तो नेक्स्ट आगे और अपन कुछ जानकारी लेंगे, कंटिन्यू साथ में जुड़े रहिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। बहुत शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूं, तो आप साथ में बने रहिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाने हैं विद्यार्थियों। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें समझा रहा हूं पहले अपरिमेय संख्याओं से पहले। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है कि वह पहले परिमेय संख्याओं की भी वापस जानकारी मैं आपको समझा देता हूं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की अगर बात करूं, वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में, वह संख्या जो P बट्टा Q यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो है आपके कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। अंश बट्टा हर कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा P बट्टा Q, इसको क्या कहते हैं अपन? अंश, और इसे क्या कहते हैं? हर। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। परिमेय संख्या की क्या शर्त हैं वो देखिए। परिमेय संख्या की शर्त ये है
P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, दोनों ही क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए बच्चों। और ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। ये वाला जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर है ना कि ये अगर ये Q 0 के बराबर हो गया तो ये परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये है परिमेय संख्या। अब बात करूं अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसके विपरीत होगी। लेकिन विपरीत से पहले कुछ चीजें समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, कि अगर मैं बात करूं दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं की बात करूंगा मैं, और दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है बच्चों। कौन सी? एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। कौन सी होती है? अशांत दशमलव। आगे आपके अभी जो प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं, इससे आगे वाली, उसमें भी अपन इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। तो शांत दशमलव किसे कहूँगा वो देखिए, यानी ये तो है आपका दशमलव, और दशमलव के बाद मैंने कुछ संख्याएं लिखी जैसे 2, तो दशमलव के बाद लिखा है मैंने 2, आगे कुछ नहीं है। तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रुक जाए यानी आगे नहीं बढ़े, आगे नहीं बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? शांत दशमलव। अशांत दशमलव किसे कहोगे? अशांत दशमलव कहेंगे जैसे यहाँ पे मैंने दशमलव लगाया और ये संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे रुक ही नहीं रही है, आगे बढ़ती ही जा रही है, तो ये कौन सी श्रेणी है? ये है आपके अशांत दशमलव की श्रेणी। लेकिन जो चीज़ अब समझा रहा हूँ उसे देखिए कि यहाँ पर अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है आवर्ती अशांत, एक तो है आवर्ती अशांत, और एक है बच्चों अनावृति अशांत। कौन सी? अनावृति अशांत। आवर्ती और अनावृति अशांत। तो यहाँ पर से ही, यहाँ से ये निकल के आई है कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनमें से ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञात करने का तरीका है वो यहीं से मिला है। कैसे? अगर मैं बात करूं ये शांत दशमलव, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या रुक गई तो 2 के बट्टे में 10 लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट 1 हटता है तो ऊपर बट्टे में 10 आ जाता है, 1 0 लग जाता है, तो इसे मैं 1/5 बोलूंगा बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.25, पॉइंट के बाद संख्या रुक गई, ये शांत दशमलव की श्रेणी में आ गई, और इसे जब लिखूंगा तो ये पॉइंट जैसे ही हटेगा बट्टे में 2 0 आएंगे, और 25 के पहाड़े से 100 कितनी बार करता है? 4 बार। कितनी बार करता है? 4 बार। तो आपको घूम फिर के एक कहानी समझ में आ रही होगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q यानी जो अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है, और जहां P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला अंश, ये हर, ये अंश और ये हर थी तो ये दशमलव की संख्याएं, लेकिन बन गई किसमें? परिमेय संख्याओं में। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है, हमेशा ही कहा जाता है, हमेशा ही। ध्यान रखना 0.385, तो इसे कैसे लिखूंगा बच्चों? 0.385 है, दशमलव हटेगा, बट्टे में 3 0 आ जाएगा। क्या ये आपके परिमेय संख्या नहीं है? क्या परिमेय संख्या की तो बात हो रही है। क्लियर है ना? अब बात उधर करेंगे अशांत दशमलव, और ये चीज़ें अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में ये प्रश्नावली का टॉपिक, प्रश्नावली में खूब सारे प्रश्न इसके ऊपर आधारित हैं, और हम बहुत शानदार प्रश्न हल करेंगे अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। अशांत दशमलव की बात करूं, अशांत दशमलव का तात्पर्य है कि अगर कोई दशमलव लगा दिया गया और उसके बाद कोई संख्या चल रही है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, यानी चलती चली जा रही है, तो वो कौन सी? अशांत दशमलव के अंदर आएगा। तो इसे भी दो भागों में बांटा है, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। आवर्ती का हिंदी में अर्थ क्या होता है? आवर्ती का हिंदी में अर्थ होता है कि कोई चीज़ बार बार वापस आए। आपने 9th में भी इस चीज़ को पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर बार बार ये वापस आ रही है तो वो आवर्ती हो। जैसे 0.1 1 1 1 ऐसे ये कंटिन्यू चलती जा रही है, 0.2 2
3, 2 2 3, 2 2 3, ये इस प्रकार का प्रसार हो रहा है। ये है आवर्ती अशांत। अशांत तो है यानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आवर्ती यानी बार बार एक जैसी चीज बार बार आ रही है। तो इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। वो कौन सा तरीका है? पॉइंट 1 और इसके ऊपर बार लगा सकता हूं, क्योंकि बार बार जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट 2 2 3, ये वाली चीज बार बार रिपीट हो रही है, 2 2 3 2 2 3 2 2 3, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है, ये संख्या किस श्रेणी में है, परिमेय है या अपरिमेय? इसे मैं परिमेय बोलूँगा बच्चों। इसे क्या बोलूँगा? परिमेय। रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि पॉइंट 1 के ऊपर अगर बार लगा है तो बार हटाना है और दशमलव भी हटाना है, तो बट्टे में 1 9 आएगा। कितने 9 आएंगे? 1। ऐसे कैसे? 2 2 और 3, इसके ऊपर बार है तो बट्टे में 3 बार 9 आएगा बच्चों। कितनी बार आएगा? 3 बार। कुल मिला के ये हो गया इसका अंश और ये हो गया इसका हर। ये इसका अंश है और ये इसका हर है। तो ये अंश और हर अगर मौजूद है इसमें, तब ये सीधी सी बात है कि ये कौन सी संख्या की श्रेणी में आ जाएगा? परिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अनावर्ती अशांत का क्या कॉन्सेप्ट है? अनावर्ती अशांत से तात्पर्य है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू, पॉइंट के बाद 1 2 3 9 8 ऐसे चल रहा है, पॉइंट के बाद 1 0 1 2 0 1 3 0। ये आप कहोगे सर ये बार बार आ रहा है ना, ये बार बार आने वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। ये अनावर्ती अशांत हैं, ये अपरिमेय संख्या है बच्चों। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपको शांत दशमलव का बोले तो आप परिमेय संख्या बोल दीजिए उसे। अगर आपको कह दे P बट्टा Q यानी अंश बट्टा हर में लिखना है तो उसे आप परिमेय संख्या बोल दीजिए। अगर आपको आवर्ती अशांत कहीं स्पष्ट लिखा हुआ मिले तो उसे भी आप परिमेय संख्या बोलोगे। सीधी सी बात है। परिमेय संख्याओं के अंदर किस किस का नाम लिखोगे आप? शांत दशमलव संख्या का, शांत दशमलव संख्या एक ये वाला नाम, दूसरा आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत। अब आप कहोगे अशांत है फिर भी ये परिमेय क्यों है? परिमेय का रीजन आपको मैंने समझा दिया। और अपरिमेय संख्याओं के अंदर केवल एक नाम होना चाहिए, वो है अनावर्ती अशांत का। किसका होना चाहिए बच्चों? अनावर्ती अशांत का। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि दशमलव संख्या में शांत दशमलव और अशांत दशमलव का क्या कॉन्सेप्ट है। और वापस में थोड़ा सा रिपीट कि परिमेय संख्या की जब बात होगी तो शांत और अशांत में से भी आवर्ती अशांत की बात होगी, और जब इसकी बात होगी तो उस समय बच्चों आप किसको तवज्जो दोगे कि भाई इसमें अनावर्ती अशांत की बात हुई तो आप अपरिमेय संख्या बोलोगे। तो अब अपन जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और जो अपन को प्रश्नावली के अंदर पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं आपको। और कल अपन जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा उसमें शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का तात्पर्य कि अपन प्रश्नावली भी शुरू करेंगे और कुछ अच्छे टॉपिक भी पढ़ने वाले। सबसे पहले एक और चीज़ जो कल के लिए आपके आगे वाले वीडियो में समझाने के लिए अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। सह अभाज्य संख्याएं। क्या? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं होती है कि अगर दो संख्याएं आपके पास है, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म यानी जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मसप क्या हो? एक हो। क्या हो बच्चों? एक हो। मसप एक होने का तात्पर्य ये है कि उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो अपन क्या कॉमन निकालते हैं? एक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं इसे। अगर मैं कह दूं 3 व 5, क्या बोला मैंने? 3 व 5। 3 और 5 इनके पहले एक बार टुकड़े करके आपको समझा देता हूँ। 3 व 5 का मसप ज्ञात करता हूँ मैं। 3 और 5 का मसप निकालूंगा। 3 के अंदर 3 का ही भाग जाता, 5 में 5 का ही भाग जाता बच्चों। 3 के फैक्टर 3 ही है, लेकिन इंटू में 1 लिख सकता हूँ। 5 का फैक्टर 5 के टुकड़े 5 इंटू 1 है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 के अलावा कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। किसके अलावा? 1 के अलावा।
तो 3 और 5 में जब कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा तब आपने 1 लिखा है। 1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3,5 का कोई युग्म मिला, ये 3,5 का जो युग्म है उसे मैं क्या कहूँगा, सहअभाज्य संख्या युग्म कहूँगा, सहअभाज्य संख्या युग्म। इसका रीज़न आपको मैंने समझा दिया कि इन दोनों का अगर मसप ज्ञात करो तो मसप 1 आता है। इस कंडीशन में ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे 3 और 15 क्या सहअभाज्य युग्म है? इन दोनों में आपको ऐसा लग रहा है ना कि इन दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कैसे कि 3 इसमें भी है और ये 5 है और 3 इन दोनों में, 15 में 3 और 5 दोनों हैं और 3 में तो 3 है ही है। इसका अर्थ है कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कौन सी? 3 में भी 3 छुपा है और 15 में भी कौन छुपा है? 3। कैसे चेक कर सकते हो आप? बस ये सोचिए कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है। जैसे 3 और 15 की बात करूं तो इसमें 3 का भाग 3 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य होने के लिए मसप क्या होना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन आ गया, मसप कितना आ रहा है? 3 आ रहा है और मसप 3 आता है तो वो सहअभाज्य नहीं होगी। सहअभाज्य नहीं होगी तो ये क्रॉस। ध्यान रखिएगा, सहअभाज्य संख्या, ये सहअभाज्य वर्ड बहुत काम आने वाला है। कहाँ काम आने वाला है? जब अपन पढ़ेंगे कि सिद्ध करो, क्या पढ़ेंगे? सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना होगा? √2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। इस कंडीशन में ये वाली चीज़ काम आने वाली है, कौन सी? सहअभाज्य संख्या। पहले अपन इसे परिमेय मानेंगे, परिमेय मानने के बाद में जो परिमेय के अंदर जो दो संख्या लेंगे a/b या p/q, वहाँ पे उन दोनों को सहअभाज्य मानेंगे। सहअभाज्य यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। इसकी और एक डेफिनेशन साथ में रिलेट कर लेना, जिसमें या जिन संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ सहअभाज्य संख्याओं से निकलता है। जैसे खूब सारे मैं युग्म लिखता हूँ, 5 और 10, 5 और 11, 5 और 12, 5 13, 5 14, अभी देखिएगा 5 और 15। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है। जब दोनों में वो चीज़ कॉमन होती है तो मसप होता है 5। यहाँ पर मसप 1 आ रहा है क्या? मसप 1 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब ये सहअभाज्य है क्या? सहअभाज्य नहीं है बच्चों, ये सहअभाज्य नहीं है। ऐसे कैसे? 5 11, 5 11 में इसमें और इसमें दोनों में कोई ऐसी संख्या है जिनका भाग समान मात्रा में जा रहा है, या मतलब समान मात्रा यानी दोनों में उसका भाग जाना चाहिए। 5 और 11 में ऐसी कोई संख्या नहीं, तो ये मसप कितना आएगा? इसका मसप सीधी सी बात है 1 आएगा। 1 आएगा तो ये क्या होगी? सहअभाज्य होगी। ये नहीं है, ये हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जिसका भाग जाए, तो ये भी सहअभाज्य होगी, ये भी सहअभाज्य, ये भी सहअभाज्य। लेकिन 5 और 15, 5 में 5 का भाग जाता, 15 में 5 का भाग जाता। देखिए 5 का भाग एक बार, इसमें 3 बार। जिसका भाग दोनों में जाए वो अपना मसप होता है बच्चों। और इसका मसप कितना आ रहा है निकल के? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। जब मसप 5 है, मसप 1 होता है तो सहअभाज्य होती है। यहाँ पर तो मसप 5 है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये सहअभाज्य नहीं होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये सहअभाज्य नहीं होगी। तो आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट प्रश्नावली 2.3 अपन पढ़ने वाले हैं उसका मैंने अच्छे से समझाया है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। और अपन पहले कल कुछ प्रश्न, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर कुछ प्रश्न पहले हल करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि किस प्रकार इनका अनुप्रयोग अपन प्रश्नावली में कर सकते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें और नोट्स बनाइएगा। साथ में ही मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, शानदार आपकी प्रश्नावली को हल करवाऊँगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई जारी रखें अपनी। धन्यवाद।